दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपके पास कितने समय बचे हुए हैं। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आपको वो भी पता होगा कि उसके लिए भी कितने समय बचे हुए हैं। समय बहुत कम है, इसीलिए हमें साथ में इसकी तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस हवलदार, इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी, इन दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप इस क्लास को पूरा देखना, तो जितने भी यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उससे आप भी सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। आज हमारा क्लास नंबर है 23वां। इससे पहले की सारी क्लासेस हो चुके हैं, आप उसे जाइए और देखिए और समझिए, ठीक है। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप जाकर उसे दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का बैटल कब हुआ था? पता है आपको? क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आपको पता होगा। ये हुआ था 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। किसके बीच होता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। आपको बताना होगा ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, इन दोनों के बीच होता है आपका चौसा का युद्ध। कब होता है? 1539 में, जिसमें कि हुमायूं की हार होती है। इसमें हारता कौन है? इसमें हार होती है हुमायूं की और जीत होती है शेरशाह सूरी की। इन दोनों के बीच में एक युद्ध, इसके बाद एक और होता है जिसका नाम होता है बिलग्राम का युद्ध। कौन सा होता है? वो होता है बिलग्राम। इसे आप लोग बोल सकते हैं कन्नौज का युद्ध, कन्नौज, या फिर आप इसे बोल सकते हैं गंगा का युद्ध। यह होता है 1540 में। कब होता है? 1540 में। लेकिन उसमें रिजल्ट क्या होता है? सेम होता है, यानी कि हुमायूं की हार होती है और शेरशाह सूरी की जीत होती है। उसमें कोई बदलाव होता नहीं है, ठीक है, इतना याद रहेगा। 1529 में, यह भी आपको पता होना चाहिए कि 1529 में बाबर एक युद्ध लड़ता है जिसे हम लोग बोलते हैं घग्गर का युद्ध। क्या बोलते हैं? घग्गर का युद्ध, या फिर कहीं आपको मिलेगा घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो आपको बताना होगा ये होता है बाबर और अफगानों के बीच में। किसके बीच में? अफगान, बाबर और अफगान। इसमें किसकी जीत होती है? इसमें बाबर की जीत होती है। और उसके बाद बाबर कोई भी युद्ध नहीं करते हैं, यानी कि उसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है। कब होती है मृत्यु? 1530 ईस्वी में, याद रहेगा। और इससे पहले बाबर बहुत सारे युद्ध कर चुके होते हैं, जैसे कि 1526 में। 1526 में कौन सा? पानीपत का, पानीपत का पहला बैटल पता है आपको? किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें कि लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है। उसके बाद भारत में स्थापना होती है मुगल साम्राज्य की। और इसके बाद होता है 1527 में दूसरा युद्ध, वो होता है आपका खानवा का युद्ध। किसका युद्ध? खानवा का, जिसमें कि बाबर की जीत होती है। और हार किसकी होती है? जो विपक्षी होता है, जिसका नाम होता है राणा संगा। क्या नाम होता है? राणा संगा, ठीक है। तीसरा होता है 1528 में, वो होता है चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी। इसमें क्या होता है? ये युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें कि मेदिनी राय की हार होती है और बाबर की जीत होती है। और इसके बाद होता है 1529 में कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध, ठीक है, जिसमें कि बाबर की जीत हो जाती है, यानी कि सब युद्ध बाबर जीत ही जाता है। 1761 में होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध, तीसरा, तृतीय आप बोल सकते हैं, तृतीय युद्ध, ठीक है, या फिर लड़ाई आप बोलिए यहाँ पर, लड़ाई। ये कब होता है? तो 1761 में। किसके बीच होता है? ये होता है मराठा और अफगान के बीच में। इसमें क्या होता है रिजल्ट? मराठा की हार होती है और अफगानों की जीत होती है। अफगान की तरफ से कौन होते हैं? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल नहीं। अगर आपको इतना याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में आर्थिक सुधार यानी कि एलपीजी कब लाया गया था? एलपीजी भारत में कब लाया गया था? ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। इसे लाया गया था 1991 में, 1991 में, ठीक है। एक इकोनॉमिक रिफॉर्म है, यानी कि आर्थिक सुधार है। इसका मतलब क्या होता है बताइए? अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है? एलपीजी का मतलब, एलपीजी लिक्विफाइड
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या मिलता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन यहाँ पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या है इसका मतलब? LPG। इसका मतलब है यहाँ पर लिबरलाइजेशन। क्या है इसका मतलब? लिबरलाइजेशन। P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। और G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उदारीकरण, उदारीकरण। इसका मतलब होता है निजीकरण, निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। क्या होता है? वैश्वीकरण। इन तीनों का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर बस इतना ही जानिए। LPG का मतलब क्या है? तो लिबरलाइजेशन। P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन। G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। इसका हिंदी में मतलब होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इतना आपको याद रहेगा। इसे लाया गया था 1991 में। और आपको बस इतना कमेंट करना है कि बताइए कि 1991 में जब इसे लाया गया था उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? कारगिल स्मृति दिवस कब मनाते हैं? कारगिल स्मृति दिवस, या फिर आप बोल सकते हैं कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इसे हम लोग मनाते हैं 26 जुलाई को। कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। आपको पता होगा कि 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे बोलते हैं कारगिल का युद्ध। और उस युद्ध में हमें विजय प्राप्त हुई थी। इसी की वजह से हम लोग मनाते हैं कारगिल विजय दिवस, यानी कि कारगिल स्मृति दिवस। हम लोग उस दिन को याद करते हैं जिस दिन हम लोग की विजय हुई थी। ये युद्ध होती है खत्म 1999 में। शुरू भी होती है 99 में और लास्ट भी यानी खत्म भी 99 में ही होता है। आपने एक फिल्म देखा होगा जिसका नाम है शेरशाह। क्या नाम है? शेरशाह। उस फिल्म को बनाया गया है एक व्यक्ति के ऊपर जिनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। आप जानते होंगे कैप्टन विक्रम बत्रा, विक्रम बत्रा। ये उन्हीं के ऊपर बेस्ट फिल्म है। कौन सा? शेरशाह। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 29 अगस्त की, तो इस दिन मनाया जाता है भारत के अंदर राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। आपको पता होना चाहिए कि उस दिन हमारे देश के अंदर एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था जिनका नाम आप लोग जानते हैं, मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद। ये किस खेल से संबंधित है? तो खेल का नाम है हॉकी, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। आप लोग जानते हैं उन्हें बोला जाता है हॉकी का जादूगर, और उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। इसी की वजह से हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं है। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस, यानी कि नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी और दिवस हैं आप सबको याद रखिए, जबकि वहां से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? गणगौर। जितने भी लोक नृत्य हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको कम से कम एक स्टेट का 10-12 तो याद होना ही चाहिए। 10-12-15, उससे कम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गणगौर के बारे में पूछा गया है। गणगौर है राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का गणगौर है। इसके अलावा आप याद रखेंगे पनिहारी। पनिहारी कहाँ का है? राजस्थान का। और 13 ताली, 13 ताली। इसके अलावा कठपुतली डांस, कठपुतली नृत्य, ठीक है। और यहाँ क्या है? वह कलबेलिया, कलबेलिया, जो कि एक सांप का डांस है, ठीक है, सपेरों का डांस है। इसके अलावा यहाँ पर है घूमर। घूमर के अलावा घापाल, घापाल। और राजस्थान का डांस है क्या बताइए? अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश का आप याद रखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है नाटी। इसके अलावा छम, और यहाँ का है डफ। और हिमाचल प्रदेश का महाथू, महाथू। और बात करते हैं यहाँ पे तो डंडा नाच, डंडा नाच। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बताइए कितने और डांसेस हैं? बहुत सारे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो
वो है आपका छपेली। क्या है? छपेली। बस इतना याद रहेगा। इसके बाद है मध्य प्रदेश। यहाँ का आप याद रखना है, वो है भगोरिया। क्या है? भगोरिया। और पंडवानी। पंडवानी ये दोनों छत्तीसगढ़ का भी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था, इसीलिए जितने भी डांसेस या फिर फेस्टिवल आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, वो आपको मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ में। जो मिलेंगे आपको छत्तीसगढ़ में, वो मिल जाएंगे मध्य प्रदेश में भी। इसीलिए दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों स्टेट का। इसके अलावा माछ और मध्य प्रदेश का क्या है, आप कमेंट कीजिए। कर्नाटक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले यक्षगान। यक्षगान। इसके अलावा कुनीता। कुनीता और वीरगासे। वीरगासे। इसके अलावा बोलक आर्ट। बोलक आर्ट। और यहाँ पर है उम्मत आर्ट। उम्मत आर्ट। और यहाँ पे करगा। ये सब यहाँ क्या है, डांस है, यानी कि लोक नृत्य है। इसके अलावा और हैं तो आप देख लीजिए, इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो आपको और कहीं से खोजना चाहिए। गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा क्या है? यह एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है, जिसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं महाराष्ट्र और गोवा में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में गोवा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में गोवा होता और महाराष्ट्र नहीं होता तो ऑप्शन क्या होता सही? यहाँ पे गोवा। ठीक है। देखिए, गुड़ी पड़वा के अलावा महाराष्ट्र में सेलिब्रेट करते हैं वो है आपका नराली पर्व। नराली पूर्णिमा है। ठीक है, नराली पूर्णिमा। इसके अलावा नाग पंचमी। नाग पंचमी। और यहाँ पर है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी। और मनाते हैं यहाँ पे एलिफेंटा। एलिफेंटा फेस्टिवल। ठीक है। इसके अलावा अजंता एलोरा महोत्सव। इसके अलावा और बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो कि सेलिब्रेट करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आप बता सकते हैं पुण्य फेस्टिवल, पुण्य महोत्सव, जो कि एक जगह है पुणे, मुंबई के पास में। तो ये सब फेस्टिवल से आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है बथुकम्मा। बथुकम्मा। इसके अलावा उगादी। उगादी जो कि नववर्ष का त्यौहार है। कैसे त्यौहार है? नववर्ष का, यानी कि नया साल में मनाया जाने वाला। किसके लिए? तो तेलुगु, यानी कि यह तेलुगु नववर्ष का त्यौहार है, जिसका नाम है उगादी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक और फेस्टिवल, तो उसका नाम है नवरोज। क्या नाम है? नवरोज। यह पारसी धर्म का है। कौन सा धर्म है? पारसी। ये पारसी धर्म का नया साल में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसका नाम है नवरोज। और इस त्यौहार को भारत में सबसे पहले मनाने का शुरुआत किसने किया था? वो था बलबन, गयासुद्दीन बलबन। इससे पहले भारत में कोई भी पारसी त्यौहार, इसका नाम है नवरोज, इससे सेलिब्रेट नहीं करता था। ठीक है। उत्तर प्रदेश यहाँ का है गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव। इसके अलावा अयोध्या महोत्सव, अयोध्या पूजा। ठीक है, अयोध्या पूजा। और यहाँ का है देव दीपावली। देव दीपावली। इसके अलावा रामलीला, लठमार होली। लठमार होली। इसके बाद बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका कच्छ महोत्सव। कच्छ महोत्सव। कच्छ महोत्सव। इसके बाद पतंग महोत्सव, पतंग फेस्टिवल। और यहाँ पे है मोढेरा। मोढेरा नृत्य फेस्टिवल। इसके अलावा यहाँ पे आप मना सकते हैं नवरात्रि। मना नहीं सकते हैं, यहाँ का फेस्टिवल है नवरात्रि। ठीक है। और यहाँ पर वथुआ आप याद रख सकते हैं। तो ये सब यहाँ क्या है? फेस्टिवल है। इसके अलावा और भी हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है। नहीं बताएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो जानकारी आपके पास रहेगी आपके पास ही रह जाएगी। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने दिल्ली में अटैक कब किया था? कभी तो किया ही था भाई, लेकिन कब किया था पता है आपको? नहीं पता है? याद रखेंगे 1739 में। नादिर शाह ने दिल्ली में आक्रमण कब किया था? तो 1739 में किया था। अगर हम बात करते हैं 1757 की, तो इसमें भारत के अंदर एक युद्ध हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसका नाम है पलासी के युद्ध। क्या नाम है? पलासी के युद्ध। कब होता है? 1757 में,
प्लासी है कहाँ पे? ये है प्लासी पश्चिम बंगाल में। किसके बीच में होता है? ये होता है ब्रिटिश यानी कि आप बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके विपक्षी होते हैं बंगाल के नवाब, जिनका नाम होता है सिराजुद्दौला। तो उसमें क्या होता है? उसमें हार होती है सिराजुद्दौला की और जीत होती है ब्रिटिश की, जिसके लीडर होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। कौन होते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। 1605 में कुछ नहीं हुआ था, एक चीज हुआ था, अकबर की मृत्यु। 1539 में क्या हुआ था उसके बारे में डिस्कशन कर लिए हैं। और आगे देखिए, अगला है वाणनिवास का युद्ध। यह युद्ध हुआ था 1760 में। कब हुआ था? 1760 में। किसके बीच में? ये होता है दो कंपनियों के बीच में। कितने? दो कंपनी। एक का नाम होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरे का नाम होता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोनों कंपनी के बीच में युद्ध होता है, जिसका नाम होता है वाणनिवास युद्ध। उसमें हार किसकी होती है? इसमें हार होती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, और जीत होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके बाद से क्या होता है, मतलब इस युद्ध के बाद से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में दमन शुरू हो जाता है, यानी कि उनका दमन ही हो जाता है, ऐसा बोल सकते हो। उनका सुपड़ा साफ हो जाता है 1760 में। 1757 आप इस पढ़े इसके बारे में। 1707 में क्या हुआ था? इसमें औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। किसकी? औरंगजेब की मृत्यु। 1764 में एक युद्ध होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भी। इसका नाम होता है बक्सर की युद्ध। क्या होता है? बक्सर की युद्ध। बक्सर कहाँ है? ये बक्सर है बिहार में, गंगा किनारे। ठीक है। ये किसके बीच होता है? ये होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ब्रिटिश और बताइए अवध। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर केवल अवध नहीं बोलेंगे, इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जैसे कि अवध के नवाब। इसके अलावा जिनका नाम होता है सुजाउद्दौला, आप नाम भी नोट कर सकते हैं, सुजाउद्दौला। और यहाँ पे होते हैं साथ में मीर जाफर, जो कि बंगाल के नवाब होते हैं, लेकिन ये नवाब होते हैं केवल नाम के, काम के नहीं। इसके बाद तीसरे होते हैं, उनका नाम होता है मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड। ये तीनों मिलकर के युद्ध लड़ते हैं ब्रिटिश के साथ, लेकिन यहाँ पर भी ब्रिटिश की जीत होती है, जिसके लीडर होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। कौन होते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। और उसके बाद क्या होता है? इसके बाद भारत के अंदर द्वैध शासन लागू हो जाता है। इसके मतलब क्या होता है हम चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन आप याद रखिए कि इस युद्ध के बाद क्या होता है, भारत के अंदर द्वैध शासन लागू हो जाता है। आपने सुना होगा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों का दीवानी अधिकार मिल गया था। किसको? ब्रिटिश को। लेकिन वो कैसे मिला था? तो मिला था एक संधि के तहत। उसमें क्या हुआ था? संधि हुआ था इस युद्ध के बाद, जिसे आप लोग बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। क्या बोलते हैं? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। कोई दिक्कत इसमें है क्या? नहीं है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास और क्या है। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है ये कब हुआ था। ये होता है 13 अप्रैल 1919 को। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ होता है? ये होता है पंजाब में। पंजाब में एक शहर है जिसका नाम है अमृतसर। क्या नाम है? अमृतसर, जहाँ गोल्डन टेम्पल है, यानी कि स्वर्ण मंदिर है पंजाब में। वहाँ पर यह घटना घटती है। आप लोग नाम सुने होंगे जनरल डायर का, पता है आपको? जनरल डायर। इसने वहाँ पर 400 लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दी थी, जिसकी वजह से उतने लोगों की हत्या हो जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कैसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 1919 में ही क्या हुआ था, एक अधिनियम आया था, एक एक्ट था जिसको हम लोग बोलते हैं रूलेट एक्ट। क्या बोलते हैं? रूलेट एक्ट, जो कि 1919 में ही पारित हुआ था। यह जो एक्ट था ऐसा था, इस एक्ट के तहत क्या था कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाए बिना उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब किसी को कुछ जानने का अधिकार भी नहीं था कि हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। तो सोचिए कि यह एक्ट कितना खतरनाक था। तो इसी के विरोध में लोग जमा हुए थे और उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई थी। कहाँ पे?
पंजाब के अमृतसर में 1919 में। इसे हम लोग बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। कोई दिक्कत है इसमें बताइए? अगर आपको इस बारे में और जानना है तो हम लोग बात करेंगे किसी और वीडियो में। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं? चलिए बताते हैं इसके बारे में। उसका नाम है चिनाब। कौन सा है? वह है चिनाब। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में तो भारत के अंदर इसकी 5 सहायक नदियां हैं। कितने हैं? 5। पांचों कौन कौन से हैं उसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जाता है। पहला है वह है झेलम, दूसरा है उसका नाम है चिनाब, ये क्या हुआ, दूसरा है चिनाब, और तीसरा रावी, चौथा है व्यास, और पांचवा वह है सतलज। कौन सा है? सतलज। ठीक है। ये पांचों क्या है? भारत के अंदर सिंधु के सहायक नदियां हैं। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जो व्यास नदी है ये भारत से ही निकलती है और भारत में ही मतलब मिल जाती है किससे? सतलज से। और आपको यह भी जानना है यहाँ पर कि सतलज में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। वैसे तो प्रोजेक्ट चिनाब में भी है, झेलम में भी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है सतलज में, जिसका नाम है भाखड़ा डैम। क्या है? भाखड़ा डैम। इसके अलावा नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी, ये सब क्या है? रिवर प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा इसमें एक बराज बना हुआ है जिसका नाम है हरिक्य बराज। क्या नाम है? हरिक्य बराज। वहाँ एक नहर का निर्माण हुआ है, उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। उसके थ्रू क्या होता है कि राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वहाँ तक पानी पहुँचाया जाता है जहाँ पानी होता ही नहीं है। ठीक है। चेनाब में जो रेल ब्रिज बना है उसके बारे में आप पढ़िएगा। इसके अलावा वहाँ पर एक अंशी ब्रिज है, एक आर्क ब्रिज है, आप उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और गंगा रिवर के बारे में तो आप जानते हैं, गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर गिरती है, उसकी कौन कौन सी नदियाँ ट्रिब्यूटरी हैं ये आपको पता होगा। कौन मिलती है बाईं तरफ से, कौन मिलती है दाईं तरफ से, इतना आप जानते होंगे। और नहीं जानते हैं तो हमेशा फॉलो कीजिए, आपको सब जानकारी मिलेगी। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब, यह है कहाँ पे? हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है। और हुमायूं का जो मकबरा है उसके अंदर दारा सिकोह का भी मकबरा है। और हुमायूं के मकबरे के अंदर एक नहीं, उसमें सैकड़ों लोग दफन किए गए हैं। उसमें टोटल 140 कब्र हैं। जो बीच का कब्र है वह है हुमायूं का, लेकिन जो आसपास जो भी हैं वे सब दूसरे लोगों के हैं। ठीक है। लाहौर में एक मकबरा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वह किसका है? वह है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। जो कि गुलाम वंश या फिर दिल्ली सल्तनत के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने 1206 ईस्वी में स्थापना किया था दिल्ली सल्तनत का और गुलाम वंश का भी। गुलाम वंश कब से कब तक चलता है? तो 1206 से 1290 तक। उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी, और उसके बाद भारत में लोदी वंश की समाप्ति हो जाती है। आते हैं बाबर और स्थापना करते हैं मुगल साम्राज्य की। तो आपको यह क्लास करके कैसा लग रहा है बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।